तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हम लोग क्लास 10वीं का हिंदी लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी का 5वां अध्याय, जिसका नाम है, आपको यहाँ पे विजुअल हो पा रहा होगा, नागरी लिपि चल रहे हैं। आज हम लोग इसको कवर करने हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक, आपको तो पता ही है कि विद इन 50 मिनट 10 से 15 मिनट के वीडियो में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इससे आने वाला हर एक क्वेश्चन या जो अभी तक आया है वो सब आपको एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेखक का परिचय देखिए। नागरी लिपि का जो राइटर जो है, ऑथर जो है, गुणाकर मूले है। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिला में होता है। इनका मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। चलिए, 21वीं सदी में इनका मृत्यु हुआ, 19वीं सदी में इनका जन्म हुआ। थोड़ा और आप देख लीजिए, इन्होंने अपनी शिक्षा, इनके बारे में और जानिए। तो दीक्षा ग्रामीण जो है, दीक्षा इनका ग्रामीण प्रवेश और मराठी भाषा में इन्होंने पाई। ठीक, मिडिल स्तर तक वहाँ पे देखिए मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए। महाराष्ट्र का बहुत अच्छा जगह है और उन्होंने वहाँ पे 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद जगह अब नाम हो गया प्रयागराज, यूपी में पड़ता है, वहाँ पे गणित से देखिए यहाँ पे एमए किया। ठीक, चलिए, अब अगर आप इतना देख लिए तो आप इनका रचनाएं देख लीजिए। देखिए, इन्होंने अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, तो वहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय मतलब विज्ञान की कहानी, ऐसा ऐसा बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। ठीक, देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ये नागरी लिपि को लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि नागरी यानी कि देवनागरी की ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब आप पाठ का सारांश देखिए। आप मतलब ओवरऑल लेखक के बारे में इतना जान गए होंगे, तो अब पाठ का सारांश देखिए। चलिए देखिए, नागरी लिपि गुणाकर मूले द्वारा रचित है, लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपनी विचार प्रकट किया है, व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी। लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि का जो टाइप जो है लगभग 250 वर्ष पहले बनी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आई। जब तक इसका विकास नहीं हुआ था, अक्षरों में कोई स्थिरता नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं था, इसी के साथ साथ आया, ऐसा लेखक का कहना है। देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, संस्कृत, नेपाली आदि, ये सब यही लिपि में लिखाता है। ध्यान रखिएगा। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्राय इसी लिपि में छपती है। ध्यान रखिएगा, इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल हुआ, मलयालम हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ हुआ, लिपियां में भिन्नता दिखाई जरूर पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा कौन किस लिपि में लिखी जाती है। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि नंदी नागरी लिपि भी कहलाती है कहीं कहीं। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राजा राज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पे नागरी अक्षर अंकित है। ये लोग चोल वंश के थे, बहुत खतरनाक। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, मतलब कि सब नागरी लिपि में ही अंकित हुआ, क्या कहते हैं, ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को मतलब प्राप्त हुई है। देखिए, इस प्रकार 9वीं सदी के वर्गुन का यहाँ पे पढ़िए, पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले जो मोहम्मद गजनवी जो थे, के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर
मतलब क्या कहते हैं नागरी शब्द खुदवाए हैं। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में ईरान सी शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया। यानी कि नागरी लिपि का प्रभुत्व, इतिहास, उसका सामर्थ्य बताया जा रहा है। देखिए लेखक का यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे, लेखक जो है, लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राही तथा सिद्धम लिपि अक्षर त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षर सिरे पे लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे मिलने लग जाते हैं। आप देखिए अभी खत्म हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं। ठीक, इसका हल जानिए, इसका समाधान जानिए। नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नगर यहाँ पे ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर है, परंतु काशी के देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। यानी कि सब लोग का मत एक समान नहीं है। अल बुरनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत के स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता है। यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का नाम देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण इसको देवनागरी कहा गया हो। यानी कि तरह तरह का लोग का तरह तरह का मत है, सब लोग का मत एक समान तो नहीं है। इससे इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि यहाँ पे सार्वदेशिक हो गई। इसके मतलब इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। धारा यहाँ पे नगरी का परमार शासक भोज अपने यहाँ पे विद्या अनुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पे नागरी लिपि अंकित किए हैं। ठीक है, यानी यही नागरी लिपि का प्रभुत्व, सामर्थ्य, उसका महत्व इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है और उसका इतिहास बताया गया है। अब उससे आने वाला बोर्ड में जो भी क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट मारा जाइए। देखिए कब कब पूछा हुआ है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हवाला में नहीं लेने को भाई। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। अब वीडियो इतना कम समय में आपके लिए इतना फायदेमंद हो रहा है तो थोड़ा भी अगर आपको लगे कि हमारे लिए जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यही इस चैप्टर से देखिए 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन आंसर है जो आपको हम स्क्रीनशॉट दिलवा दिए। ठीक, अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ दोबारा से इसको देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में रखिएगा। हम आएंगे तो अगला वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।